Good evening student. This is the next disorder in unit 4, neurodevelopmental disorders. इन disorders को neurodevelopmental disorders क्यों कहा जाता है? मीन्स जो हमारा ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है अगर वो रुक जाए या रिस्ट्रिक्ट हो जाए या प्रॉपरली नहीं हो पाता, जिस वजह से भी हमारे अंदर कई डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, तो इस तरह के डिसऑर्डर्स को हम बोलते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। ऐसी डिसेबिलिटीज या ऐसी एबनॉर्मलिटीज जो कि किससे एसोसिएट होती है? प्राइमरली विद द फंक्शनिंग ऑफ द न्यूरोलॉजिकल सिस्टम एंड ब्रेन। मीन्स जब आपका ब्रेन सिस्टम न्यूरॉन्स के मैसेजेस का ट्रांसफर करने का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए, जिससे आप लोगों को इमोशंस का पता लगना, किसी भी चीज का पता लगना बंद हो जाए, आपका अपने ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाए, तो इसे हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन इन न्यूरो डेवलपमेंट। और आगे चलकर यही रिस्ट्रिक्शंस बन जाते हैं डिसऑर्डर्स। देखिए, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स भी बहुत तरह के होते हैं। सबसे पहले डिसऑर्डर की बात करेंगे हम इसमें, जो कि है ADHD, जिसकी फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो कि आजकल बहुत बच्चों में देखने को मिलता है। और ऐसा मेनली ज्यादातर टीवी या गैजेट्स, मोबाइल फोन्स ज्यादा यूज करने की वजह से भी हो सकता है। ADHD, जिसके अंदर स्कूल्स के अंदर अगर ऐसे बच्चे होंगे तो उनमें क्या सिम्टम्स होंगे कि हम पता लगा पाए कि ये बच्चा ADHD का पेशेंट है, जिसका न्यूरो डेवलपमेंटल जो विकास है वो सही से नहीं हुआ है। ऐसे बच्चों में मेनली दो तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो इन अटेंशन और दूसरा हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी। इन अटेंशन में क्या होता है कि ये बच्चे क्लासरूम के अंदर लॉन्ग टाइम तक या कुछ घंटों तक एक सब्जेक्ट के ऊपर अपना कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। मेनली इनके टीचर्स क्या शिकायत करते हैं कि कभी अपना असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करता है, मैं इसे इसकी प्रॉब्लम्स कितनी मर्जी बार बताऊं लेकिन ये रिस्पॉन्स नहीं करता है, किसी भी बात को मानता नहीं है, बिल्कुल डिसओबीडिएंट है, इनका अटेंशन बिल्कुल बिखरा हुआ है, इन्हें पता ही नहीं रहता कि मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है, क्या समझाया है। इस तरह के बच्चों की ऐसी कंप्लेंट्स जनरली सुनने को मिलती है। मीन्स ये बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं होते, इनका अटेंशन बिल्कुल जीरो होता है। आप इनको 1 मिनट के लिए भी अटेंटिवली किसी काम में नहीं लगा सकते, तो इनकी अटेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। सेकंड, हाइपर एक्टिव। ऐसे बच्चे क्लास के अंदर घूमते रहेंगे, परेशान करेंगे, 1 सेकंड के लिए भी आराम से नहीं बैठ सकते, बार बार क्वेश्चन पूछना, बार बार टीचर के पास आना, कितना मर्जी डांट देने के बावजूद भी अपने उस रिस्पॉन्स को कंटिन्यू करना, शोर मचाना, इधर उधर कूदना, मतलब हाइपरली एक्टिव होते हैं। एक तो एक्टिव हम लोग सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि इतनी एनर्जी इसमें आई कहां से है। मीन्स एक एक्टिव होना, लेकिन अगर कोई बच्चा हाइपर एक्टिव है, इट मीन्स उसके अंदर ये डिसऑर्डर है। इम्पल्सिविटी के अंदर क्या होता है कि ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा इम्पल्सिव होते हैं, ये चाहते हुए भी, वैसे तो ये चाहते ही नहीं है कि हम अपने आप को कंट्रोल करें, इनका अपने ऊपर से कंट्रोल बिल्कुल फिनिश हो जाता है। अगर इनके दिमाग में कोई ग्रेटिफिकेशन आ गई तो उन्हें वो ग्रेटिफिकेशन इंस्टिंक्ट कंप्लीट करनी है, मतलब तुरंत ये अपनी हर इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, चाहे इसके लिए खुद का भी नुकसान कर रहे हैं, सामने वाले का भी नुकसान करने। मीन्स ये लोग वेट नहीं कर सकते। अगर हम इसे कहें कि 2 मिनट रुक जाओ, हम ये तुम्हारा काम अभी कर देंगे, तो ये वो 2 मिनट का वेट भी नहीं कर सकते। तो इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं ADHD में, और ऐसे सिम्टम्स तब होते हैं जब हमारा न्यूरो डेवलपमेंटल बच्चों का सही नहीं हो पाता। नेक्स्ट, जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बच्चे होते हैं, उनका जो कंडक्शन होता है बिहेव का, वो भी एबनॉर्मल होते हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर। कंडक्ट डिसऑर्डर वाले जो स्टूडेंट्स होंगे, जो भी बच्चे होते हैं, उनमें क्या होता है, उनके बिहेव से रिलेटेड उनके कंडक्शन में एबनॉर्मलिटीज दिखाई देती है। मींस या तो जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव बिहेव ये शो करते हैं, या फिर इनका बिहेव नॉन एग्रेसिव भी हो सकता है। अगर एग्रेसिव बिहेव शो करेंगे तो किसी को मारना, पीटना, फाइट करना, गालियां देना, किसी को हिट कर देना, इस तरह से एग्रेसिव हो जाएंगे। और नॉन एग्रेसिव में किसी को मार नहीं रहे हैं, जैसे किसी शॉप में, किसी के घर में आग लगा देना, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी डैमेज कर देना, तो इसमें वो अपने एग्रेशन को दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर निकालते हैं, किसी पर्सन पर नहीं निकालते। तो इनका एग्रेशन भी कई तरह का होता है। वर्बल एग्रेशन, जिसमें ये जोर जोर से बोलेंगे, बुरी लैंग्वेज का यूज करेंगे, एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करेंगे। फिजिकल एग्रेशन में किसी को धक्का देना, हिट करना। हॉस्टाइल एग्रेशन के अंदर इनका सामने वाले को हिट करने का पर्पस होता है कि उसको हमें हर्ट करना है, मींस
उसको चोट पहुंचानी है बहुत ज्यादा, खाली सिर्फ फाइट करके छोड़ नहीं देना, मीन्स उसका खून निकलना चाहिए, मतलब उसको इतने बुरे तरीके से मारेंगे ये, और इन्हें पता ही नहीं चलता कि हम इतना रिस्पॉन्स क्यों कर रहे हैं। प्रोकेटिव के अंदर क्या होता है, ये लोग इसके अंदर भी अपना एग्रेशन ही शो करते हैं, लेकिन प्रोकेटिव के अंदर थोड़ा सा मीन्स कि डैमेज इसके अंदर आपका फिजिकली भी हो सकता है और हॉस्टिलिटी के तुरंत भी हो सकता है, मीन्स इसमें आपका जो एग्रेशन है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह के जो एग्रेशन है अगर वो हमें किसी पर्सन के बिहेवियर में दिखाई देते हैं तो उसे हमने बोलेंगे कंडक्ट डिसऑर्डर। इसी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंदर एक और इसका टाइप होता है ऑटिज्म। अगर ऑटिज्म किसी के अंदर ज्यादा है तो ऐसे बच्चे मेनली क्या होते हैं, इनका जो सोशल इंटरेक्शन होता है वो बिल्कुल जीरो होता है। ये लोग फैमिली से बाहर किसी से मिलते नहीं है, घर में भी साइलेंट रहना, अगर घर में कोई गेस्ट आ जाए तो उनके सामने ना आना, बिल्कुल इनका जो कम्युनिकेशन होता है वो बिल्कुल जीरो होता है। इनकी जो स्पीच होती है वो बिल्कुल जीरो होती है, लैंग्विस्टिक डेवलपमेंट भी बिल्कुल स्मॉल होता है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो 70% ऑटिज्म के जो पेशेंट होते हैं वो मेंटली डिस्टर्ब्ड भी होते हैं। मींस मेंटली डिस्टर्ब का मतलब है बहुत ऐसे लोग जो अपने रूटीन वर्क भी बिना किसी हेल्प के नहीं कर पाते। तो 70% ऑटिज्म के पेशेंट मेंटली रिट्रेटेड होते हैं। इसी के अंदर आता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर भी पढ़ी थी कि इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसी के अंदर कुछ लोग मतलब कि अपनी बुद्धि से रिलेटेड जो काम होते हैं वो नॉर्मल पर्सन्स की तरह नहीं कर पाते। ना तो इनका एनवायरनमेंट के साथ अडेप्टेशन अच्छा होता है, ना ही इनका बचपन से लेकर आगे यूथ तक का डेवलपमेंट अच्छा होता है, ना ही ये किसी चीज के अंदर एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और बिल्कुल बेसिक चीजें सीखने में भी इन्हें प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। अगर आपको और भी अच्छे से पढ़ना है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जिसमें आपको ये टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है लर्निंग डिसेबिलिटीज। जो लोग न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं उनमें कई तरह की लर्निंग डिसेबिलिटीज भी देखी जाती है। लर्निंग डिसेबिलिटीज मींस बेसिक लर्निंग कंसेप्ट सीखने में भी जिन लोगों को प्रॉब्लम आती है, इट मींस वो लर्निंग में डिसेबल है। इसमें डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। डिस्ग्राफिया में क्या होता है कि बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है उसे समझना, उसके पैटर्न को समझना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इन्हें वर्ड्स आपस में घूमते हुए नजर आते हैं। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं तारे जमीन पर मूवी के अंदर जो ईशान को प्रॉब्लम थी उस बच्चे को, तो यही प्रॉब्लम थी डिस्ग्राफिया। उसे बोर्ड पर लिखा हुआ कुछ भी समझ में नहीं आता था। डिसलेक्सिया के अंदर इनको वर्ड वगैरह जो पैटर्न ड्रॉ करना होता है कि 8 कैसे बनाना है, 9 कैसे बनाना है, P कैसे बनाना है, उन वर्ड्स के अंदर इनको डिस्टर्बेंस होती है, समझ नहीं आते। डिसकैल्कुलिया के अंदर क्या होता है, मैथमेटिकल जो रीजनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उनको सोल्व करने में इसमें प्रॉब्लम आती है। तो हमने ये देखा कि जब आपका न्यूरो डेवलपमेंट सही से नहीं होता तो इस तरह के डिसऑर्डर्स हमारे अंदर क्रिएट हो सकते हैं। ADHD, conduct, autism, intellectual disability and learning disabilities. Thank you. Hello students, this is the next disorder called disruptive disorder in unit 4. डिसरप्टिव डिसऑर्डर्स के अंदर भी मेनली डेवलपमेंटल रिलेटेड बिहेव में ही डिस्टर्बेंस देखी जाती है। इसमें भी आपको जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ADHD के सिम्टम्स जैसे कि इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी भी डिसरप्टिव बिहेवियर्स के सिम्टम्स हैं। इसी के साथ साथ ऑपोजिशनल एंड डेफिएंट डिसऑर्डर में क्या होगा कि आपका बिहेव सिचुएशन से हमेशा अपोजिट होगा। आप हमेशा डेफिएंट बिहेव करते हुए नजर आएंगे। आपका बिहेव हमेशा डिसओबीडिएंट होगा, मीन्स आप कभी भी किसी की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। कोई चाहे आपको कितने मर्जी ऑर्डर दे आप उन्हें फॉलो नहीं करेंगे। समटाइम्स आपका बिहेव हॉस्टाइल भी हो सकता है, मतलब डेंजरस हो सकता है, आप सामने वाले को नुकसान पहुंचा सकते हो। और इस तरह का बिहेव देखने वाले पर्सन को बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड लगता है। और आजकल ये बिहेव यंग बच्चों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जिसे हम ODD नाम से भी जानते हैं, ऑपोजिशनल एंड डेफिएंट डिसऑर्डर। इसी डिसरप्टिव डिसऑर्डर के अंदर ही जो हमने प्रीवियस वीडियो में कंडक्ट प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा था कि कंडक्ट प्रॉब्लम्स में आपके बिहेव रिलेटेड प्रॉब्लम मींस एग्रेशन को शो करना,
ऐसा एग्रेशन जो एंटी सोशल हो सकता है, मतलब आपके सोसाइटिकल नॉर्म्स के अगेंस्ट हो सकता है, जिसमें वर्बल एग्रेशन, फिजिकल एग्रेशन, आपका हॉस्टाइल एग्रेशन, इस तरह से आप हमेशा एग्रेसिव मोड में भी रहते हैं। और ये एग्रेशन नॉन एग्रेसिव भी हो सकता है, जिसके अंदर आप किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकते हो, नुकसान पहुंचा सकते हो। So these are the symptoms or subtypes of disruptive disorder. This is our next disorder in unit 4, feeding and eating disorder. एक नॉर्मल पर्सन नॉर्मल तरीके से देखिए खाना खाता है, लेकिन अगर आपके खाना खाने के तरीके में भी एबनॉर्मलिटीज दिखने लगे और ये एबनॉर्मलिटीज जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो ये डिसऑर्डर का रूप ले लेती है। इसीलिए हम इस तरह के डिसऑर्डर को बोलेंगे फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। ये मेनली 3 तरीके का हो सकता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया एंड बिंज ईटिंग। एनोरेक्सिया नर्वोसा में देखिए मेनली क्या होगा, इसके अंदर जो पेशेंट्स होते हैं वो अपने आप को ओवर ईट फील करने लगते हैं कि हम लोग तो ओवरवेट हो गए हैं, हालांकि चाहे उनका वजन 30-35 किलो ही हो, लेकिन वो ऐसा एज्यूम करने लग जाते हैं कि वी हैव बिकम ओवरवेट और बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं। उनकी फेवरेट से फेवरेट चीजें आप उनके सामने रख दो, वो खाने के लिए मना कर देंगे। इसे हम बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिस वजह से आप समझ सकते हैं कि जब वो कुछ भी नहीं खाएंगे तो वो बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगे, लेकिन उन्हें फिर भी ऐसा लगता है कि वो ओवरवेट हो रहे हैं, जिस वजह से कई बार उनकी डेथ भी हो सकती है। बुलिमिया नर्वोसा ये एनोरेक्सिया नर्वोसा का अपोजिट है। इसके अंदर आपको ऐसे लगता है कि जो आपका वेट है वो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा कम हो रहा है, मींस डिक्रीज हो रहा है। और बुलिमिया नर्वोसा के अंदर हमें ऐसे लगता है कि हमारा वेट कम हो रहा है और इनफैक्ट हमारा वेट बढ़ रहा होता है, और वेट कम हो रहा है हम अपने आप को ये रियलाइज करवाते हैं और इस वजह से हम ओवर फीडिंग कर लेते हैं, मींस बहुत ज्यादा खा लेते हैं, जिस वजह से कई बार हमें वॉमिट भी लग जाती है, हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम भी खराब हो सकता है। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि इसमें आप अपने आप को रोक ही नहीं सकते, मींस जो इंसान कभी 3 चपाती खा लेता था अब उसने 20 चपाती खा ली और उसके ऊपर कोई असर नहीं है। ज्यादा खा लेने की वजह से भी इसमें भी डेथ भी हो सकती है। बिंज ईटिंग में क्या होता है, इसके अंदर आपका पूरी तरह से संतुलन खत्म हो जाता है ईटिंग पोर्शन पे से। कब क्या खाना है आप नहीं जानते, रात को अचानक से उठकर आप बहुत सब कुछ खा लेंगे या पूरे दिन भूखे रह लेंगे या पूरा दिन खाते रहेंगे। तो जब आपका ईटिंग सिस्टम पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाए तो इसे हम बोलते हैं बिंज ईटिंग। So these are the 3 subtypes of feeding and eating disorders: anorexia, bulimia and binge eating.